वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम प्यो है, जिन्नों के भी प्यो है। के बला से जनाब अपना सब कुछ बनता बाढ़ में जाए जनता। मैं तो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का फाइनल देख रहा हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट। सर, इस बॉडी शेप को आप कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? 50,000 प्लास्टिक के जो है माइक्रो प्लास्टिक जिसे कहते हैं उसके ज़रात हम निगल लेते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है। हम अपने घरों में प्लास्टिक को कम करके स्टेनलेस स्टील पे आए। वाह डिप्लोमेट है जो बाहर से आए लेकिन पाकिस्तानी है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान से सबसे अच्छा चीज जो आप लोग का कल्चर है, इंतजार कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। एक पे जो है ना पिंक भी आपको अच्छा लगेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद हैं तलहा जदोई। वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने भी ब्रेकफास्ट से अपनी सुबह का आगाज़ कर लिया होगा, टीवी ऑन हो चुके होंगे और दिन भर क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी सोचा जा रहा होगा पहले क्या करना है और पूरा दिन कैसा गुजरेगा। यकीनन इम्पॉर्टेंट वीक इसलिए भी है, एक तो मजहबी लिहाज से बहुत बड़ी रात है, इसमें शब बरात की रात आएगी। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला सबका रिस्क लिखता है पूरे साल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आज का हमारा शो इज़ वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज को भी। हमें यूएई के हिज एक्सेलेंसी काउंसिल जनरल ज्वाइन करेंगे हमारे शो में। साथ साथ वज़ीर आज़म हम जानते हैं कि इस वक्त दोहा में है, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस चल रही है ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिनमें हमारा भी शुमार होता है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ सहरिश कोट ऑफ द डे से। बिल्कुल जनाब, वजूद जितना भी हसीन हो आखिर किरदार बाजी ले जाता है। तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़रफ़ी कहलाता है। काश ये बात को जाकर हमारे हुक्मरानों को भी समझा दे कि जो बस ताकत के ज़ोर पर आवाज़ को दबाने पर ही यकीन रखते हैं, जिस तरह बोल पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिस तरह इमरान खान की तकरीर नशर करने पर गुज़श्ता रोज़ पाबंदी लगा दी गई, आप जानते ही हैं पैमरा की तरफ से ऑर्डर्स आ गए थे, जिस तरह ताकत के ज़ोर पर PTI को दबाने की साजिश हो रही है, ये सब कुछ इंतहाई अफसोसनाक है। तलहा यकीनन मैं एग्री करता हूँ, वजूद इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसकी सीरत इम्पोर्टेंट होती है, उसके दिल में क्या है ये इम्पोर्टेंट होता है। और जो आपने बात की कि इख्तलाफ से पहले दलील, हमारे मुल्क में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मशहूर जंगल का कानून है, तो रूल यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फिर जिसके हाथ में लाठी होगी वो दलील नहीं देगा, वो बोलेगा मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, बंद कर दो। अच्छा, मैं आपको एक और बात इस पर बताती हूँ कि जो कि कल पूरा दिन आपको पता है ट्रांसमिशन चलती रही है, इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही थी, तो तला उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसी दौरान हमारे नून लीगी रहनुमा हैं अता तारड़ साहब, उनकी जानिब से, और उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की तलहा के ये सभी को मालूम है कि ना तो वो खान साहब के घर पे होते हैं, ना उनको ये मालूम है कि उनकी एक्टिविटीज़ दिन भर क्या रही होंगी, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि नॉस्ट्रिल को दबा के वो स्निफ कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या बातें। इनफैक्ट ये वो चीज़ें हैं सहरिश जो एयर होनी नहीं चाहिए। ये पैमरा को चाहिए कि वो इसके ऊपर आंखें खोले कि मुनशियात की इस तरह की डिटेल्स और इस तरह के पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, अखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं। और हमारी सियासत क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स है, तो क्योंकि उनकी हुकूमत है, वो टीवी पर आकर कुछ भी बोलें, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन कोई और आके अगर अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करे, आवाम की नुमाइंदगी करे, बंद कर दो, बैन लगा दो। ये हमारा पाकिस्तान। और अब शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। हुकूमत की ताकत के जोर पर आवाज दबाने की कोशिश, पहले कप्तान को गिरफ्तार करने में कोशिश की, बात ना बनी तो नक्स अमन के बिना पर तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। नून लीग PTI को दबाने में जितना जोर लगा रही है उतना ही सियासी गर्दाब में फंसती चली जा रही है। अब तो पीपल्स पार्टी और JUIF भी उन्हें आंखें दिखा रही हैं। हीट वेव्स पाकिस्तान में 1961 के बाद गर्म तरीन फरवरी, गुज़िश्ता माह मामूल से 77% कम बारिश और रिकॉर्ड होने का इंकशाफ। मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अबू धाबी में होने वाली है COP28 कॉन्फ्रेंस, इस हवाले से हम आज शो में बात करेंगे। क्वेटा फिर हार गया, लाहौर के बाद इस्लामाबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। फैंस को PSL में ग्लैडिएटर्स के सफर के इख्तिताम पर कम और सैफी भाई के हाल पर ज्यादा अफसोस हो रहा है। होली मनाई जा रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी होली की तैयारियों में मसरूफ, रंगों के त्यौहार पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी।
मज़े का त्यौहार होता है तला, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यकीनन हिंदू बिरादरी को हम मुबारकबाद देते हैं इस त्यौहार पर, उम्मीद करते हैं कि दे शुड एंजॉय देयर होली। और यकीनन पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी का पैगाम दिया जाता है, हर मजहब को मुकम्मल आज़ादी है। हमारे यहाँ हिंदू बिरादरी ओपनली होली मनाती है और हकीकत ये कि इंडिया में अगर देखा जाए तो मुसलमानों को इतनी आज़ादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में हिंदुओं को है। बिल्कुल। और अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो शामिल करते हैं टॉप ट्रेंड्स। पहला जो ट्रेंड है वो है जनाब ज़मान पाक, जहां पर कल दिन भर एक्टिविटी रही और गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश को खिलाड़ियों ने नाकाम बना दिया, जबकि पीटीआई कायदीन की कॉल पर पीटीआई के वर्कर्स बड़ी तादाद में ज़मान पाक पहुंचे थे और इस ट्रेंड में अब तक 3,15,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। एक वीडियो जो वायरल हुई थी सरिश इस हवाले से, वो एक ख्याल से माजूर शख्स था, बच्चा था जो बोल नहीं सक रहा था सही से, और वो इस्लामाबाद पुलिस को कह रहा था कि चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो यहाँ पे, काश वो वीडियो हम चला पाते, लेकिन काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, लोगों ने बड़ा उसको सराहा था, पजीराई की थी। ये कि देखिए एक शख्स बोल नहीं सकता, माजूर है, प्रॉब्लम्स का शिकार है, लेकिन वो भी अपने लीडर के साथ खड़ा हुआ है। अंदाज़ा कीजिए कि अगर यही जज्बा जो इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स में है ये उभरता गया, बढ़ता गया, तो यकीनन नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान की इस वक्त के मौजूदा निज़ाम। बिल्कुल तला, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उससे उल्टा और खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा भी हो रहा है और कारकुनान में जोश जो है वो पहले की निस्बत कई गुना बढ़ चुका है। रिजीम चेंज के बाद से अगर अब तक की सिचुएशन को आप में मैं देख रहा हूँ जोश काफी बढ़ गया सर। जोश में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह जोशीली होती हूँ। मैंने कल भी आपको देखा था, कल आप शाम 6 बजे तक जोशीली थी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारा काम है, शौक से करते हैं, अपने नाजरीन को आगाह रखते हैं। अगला ट्रेंड जो कि पीएसएल के हवाले से एज यूजुअल पीएसएल हमारा इवेंट चल रहा है और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त रहा, ट्रेंड भी किया। पिंडी में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के प्लेऑफ मरहले में रसाई हासिल कर ली है। इस्लामाबाद टीम के फजलुल हक फारूकी ने उम्दा बॉलिंग से 3 शिकार की और प्लेऑफ टीम मैच का अवार्ड अपने नाम कर दिया। अच्छा उनको प्लेयर माना गया और इस ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। तो क्या आजम खान अब नेशनल टीम में जगह बना लेंगे या उनका मोटापा और वजन उनके करियर के लिए रुकावट साबित होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो क्रिकेट शायकीन कर रहे हैं, मेरे दिल में भी है। लेकिन आप जानते हैं कि मुझे क्रिकेट से इतना प्यार नहीं है जितना फुटबॉल से है, और फुटबॉल में आपको कभी इतना सेहतमंद खिलाड़ी नजर नहीं आएगा क्योंकि वहां पर फिटनेस का ख्याल रखा जाता है। लेकिन एक बात है, भले सेहतमंद है लेकिन एटलीस्ट उस खेल के लिए फिटनेस चाहिए, इस खेल में चलता है सब कुछ। नहीं लेकिन परफॉर्मेंस तो उनकी आउट क्लास चल रही है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जितने वो सेहतमंद है उतने हार्ड हिटर है, उतना जोर है उनमें, छक्के चौके दबा के लगा रहे हैं। मोइन खान के बेटे हैं, जोर तो होगा ना, ऐसे तो नहीं है, खून में उनके। आगे बढ़ते हैं और अब अफसोसनाक ट्रेंड है। कबीर खान साहब हमारे लेजेंड एक्टर जो कि कनाडा में इंतकाल कर गए, फ़न का एक कहत था जो कि तमाम हुआ। पाकिस्तान लेजेंड अदाकार कबीर खान कैंसर से लड़ते हुए कनाडा में इंतकाल कर गए। थिएटर, फिल्म और रेडियो में अपने फ़न के उन्होंने जौहर दिखाए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी कबीर खान को नवाजा गया। सीनियर अदाकार के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और सियासी और समाजी शख्सियात समेत अदाकारों और फैंस ने गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। यकीनन ये जिस लेजेंड अदाकार की हम बात हो रही है और के जितने भी लेजेंड अदाकार थे वो अब वक्त के साथ अब अल्लाह को प्यारे होते जा रहे हैं, जहान फ़ानी से कूच कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि ऐसे एक्टर्स दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा टैलेंट दोबारा नहीं आएगा। ये जो इस दौर के एक्टर्स थे, जिस तरह मोइन अख्तर साहब हो गए, ज़िया मोइनुद्दीन साहब हो गए, कबीर खान साहब हो गए, अनवर मकसूद साहब हो गए, ऐसे दूसरे हम पैदा करना छोड़ दिया हमने। ये लोग अपने अंदर खुद एक अकेडमी थे तला, और इनसे जितने नए आने वाले एक्टर्स थे इनके पुराने प्लेस को, ड्रामास को देखकर वो सीखते थे। कल हमने देखा है कि इस इंडस्ट्री के तमाम ही सितारों ने इस खबर पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तानी के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। बिल्कुल 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 जनाब। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इमरान खान की तकारीर पर। पेमरा ने पाबंदी आयद कर दी और इससे पहले कल सारी रात ज़मान पाक में कारकुनान की बड़ी तादाद जमा रही और पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की कोशिश को नाकाम बनाती रही। इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ तोशा खाना केस में खिलाफ उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए, जिसके बाद कल शाम को पुलिस ने लाहौर ज़मान पाक पहुँच के इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। तला राइट, जाफर बिन यार मौजूद हैं इस वक्त ज़मान पाक पे, पूछते हैं उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ की क्या है। जाफर अपडेट कीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल तला, जो गुज़श्ता रात इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से इक़दाम किए गए तो उसके बाद जो है कारकुनों में शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है पहले ही ज़मान पार्क में मौजूद थी, लेकिन जब इत्तला मिली कि पुलिस जो इस्लामाबाद से यहाँ पे पहुँच गई उसके बाद कारकुनान यहाँ पे जमा हो गए और आपने देखा किस तरह उनको रोका गया। और आज
सुबह से कारकुनान की हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद जमान पार्क में पहुंच रही है, क्योंकि कहा गया था कि तमाम जो कारकुनान जो अभी तक जमान पार्क में नहीं पहुंचे वो भी पहुंचे, क्योंकि ये हुकूमत जो ऊंचे कंडों पर उतर आई है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से कुछ किया जा सकता है, जिसके बाद हमने रात भी देखा और आज सुबह से भी देख रहे हैं कि हम डंडा बरदार जो है कारकुनान उनको भी देख रहे हैं और वो इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि किसी सूरत जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ना हमने कल ये देखा था कि दिन भर मॉल रोड पर प्रिजनर वैन्स खड़ी रहीं, शेलिंग का इंतजाम किया गया था, आंसू गैस और वाटर कैनन का वहां पर इंतजाम किया गया था। जाफर, क्या अभी भी यही सूरत है? और अभी भी यही सिलसिला है कि कारकुनान आ रहे हैं और अपनी अपनी ड्यूटियां उन्होंने खुद ही लगा रखी है और वो फराए सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि कुछ हुकूमत ऐसे इकदाम करती है तो उनको फौरी तौर पर रोका जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े नौजवान, सब लोग जो है वो बड़े पुरजोश है। उन्होंने हाथों में डंडे पकड़े। जाफर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? नाजुक सूरत से निपटने के लिए हर वक्त यहाँ पे तैयार है और अभी भी सूरत है और ये शदीद जो है रश जो कारकुनान का जाफर को आई थिंक सो मेरी आवाज़ नहीं, जाफर को आवाज़ शायद, लेकिन अब उन्होंने अपडेट कर दिया है। जाफर, थैंक यू सो वेरी मच अपडेट करने का। लेकिन यकीनन वहाँ पे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, इमरान खान के जो लवर्स हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, आते रहेंगे। एक ढाल बन चुके हैं पीटीआई के वर्कर्स अपने कप्तान के लिए कि उस ढाल को आप अबूर नहीं कर पाएंगे, उस डिफेंस को आप अबूर नहीं कर पाएंगे, उस रेड लाइन को आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैमरा ने और हुकूमत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद यकीनन उनके जो कारकुनान में उन्हें मजीद गुस्सा और गम गुस्सा पाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, पीटीआई के रहनुमा हैं। इनको भी जेल भरो तहरीक में हमने देखा कि डेथ सेल में रखा गया था। तो जनाब फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि एक इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, इदारों के खिलाफ बयानात का इल्ज़ाम है। आप क्या समझते हैं कि मुल्क की सियासत का रुख किस जानिब जा रही है? हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? देखिए, पैमरा ने कोई पहली दफ़ा इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर ये बैन और ये पाबंदी नहीं लगाई, इससे पहले भी लगाई थी, जो अदालतों से जो है उसके ऊपर पाबंदी को ख़त्म किया गया था। अब जो लेटेस्ट इन्होंने पाबंदी लगाई है उस पर सिंपल मैं इतना ही कहूँगा कि दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हशर होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। मैं हैरान हूँ कि वो सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ, उसकी बेटी बेगम सफदर, उसका खसम जो साईं कैप्टन सफदर, मियाँ जावेद लतीफ़, क्या क्या पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ, फौज के खिलाफ खराफात जो है वो नहीं बोलते रहे। लेकिन उनके हवाले से इस अंदाज से जो है वो पाबंदियाँ देखने को नजर नहीं आई। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान से इतनी खाइफ है, इतनी खौफजदा है कि उनका बस नहीं चल रहा और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो जितनी पाबंदियां लगाते हैं उतना ज़्यादा पीटीआई और इमरान खान मजीद पॉपुलर होकर जो है वो आवाम की दिल और दिमाग में जाके जागज़ी हो जाते हैं। हर आने वाला ज़िमनी इलेक्शन इस बात की गवाही देता है, उसका रिजल्ट इस बात की गवाही देता है कि आवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और पीटीआई के साथ खड़ी है। तो ये इस किस्म की एक हरकत इन्होंने और की है। फयाज साहब, ये बताइए कि आपने चीफ जस्टिस को खत भी लिख दिया है, आपने चीफ जस्टिस को खत भी लिख दिया है और लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए इस्तदा भी की है, लेकिन इससे पहले अगर इमरान खान गिरफ्तार होगा तो लाहे अमल क्या होगा? 3 केसेस के अंदर हफाजती जमानत के हवाले से कल परस्यू कर दिया गया था और उम्मीद है कि अदालत जो है वो इस मामले को सीरियस लेगी। मैं तो आपके इस शो के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखूंगा कि आज से 12 दिन पहले गुजरात की एक अदालत ने, सेशन की अदालत ने, राना सनाउल्लाह, ये जो वजीर लाकानूनियत है, इसकी गिरफ्तारी का नोटिस दिया हुआ है, वारंट जारी किया हुआ है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि पंजाब पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से तो बड़ी एक्टिव और बड़ी थ्रिल और बड़ी विल के अंदर है, लेकिन उस अदालत के फैसले के ऊपर, सेशन की अदालत के फैसले के ऊपर, उसकी वारंट गिरफ्तारी के ऊपर, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से उनका किरदार वही है कि जो एक टीवी चैनल के अंदर मज़ाहिया प्रोग्राम में इंस्पेक्टर नरगोली का होता है कि जो टांगे उठा उठा के बस सलूट ही मारता है। तो मैं हैरान हूँ कि पंजाब पुलिस इस वक्त टांगे उठा उठा के जनाब क्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को, वज़ीर लाकानूनियत को सलूट मारने लगी हुई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं है। सारी तवज्जो इमरान खान की तरफ रखी हुई है, क्योंकि इमरान खान इनके लिए एक देव बन चुका है। वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम देव है, जिन्नों के भी प्यो है। तो मैं ये समझता हूँ इमरान खान करेंगे, वो तो कल पीटीएम के लिए और इस 13 लीडरों की। अच्छा, मुझे ये बताएगा फयाज साहब, तोशाखाना केस में कल इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया गया, 7 मार्च तक का वक्त दिया गया था। सब कारकुनान के साथ अदालत जाएंगे या फिर पीटीआई की कानूनी टीम इसका कोई हल निकालेगी? तक जो है ना इसका फैसला आ जाएगा, पार्टी लीडरशिप के साथ मशवरा करके खान साहब फैसला करेंगे और इंशाल्लाह पहले भी पेश हुए हैं अदालतों में मुसलसल पिछले 10 महीनों से जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं। 74 से ज्यादा केसेस इमरान खान साहब के। जॉन साहब, गुज़िश्ता रोज ये बताएगा, गुज़िश्ता रोज इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे थे, लेकिन परसों उन्होंने कहा था कि वो लोगों से बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर कोई बात ही नहीं कर रहा। कौन बात नहीं कर रहा, बताएंगे आप? मुल्क इस वक्त डूब रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी डूब चुकी है। $2.5 अरब के आपके जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। IMF जो है अपनी उंगली पे निचा के और आपके जनाब शहरक पे अंगूठा रख के अपनी मर्जी के मुतालबात और अपनी मर्जी के जनाब चीज़ें मनवा के पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगा रही है। ऐसे मौके पे एक मुहिब्बे वतन लीडर का यही एटीट्यूड होता है कि वो पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर ताकतों को और क़ुव्वतों को ये मैसेज दे रहे हैं कि पुरानी सारी बातें भुलाकर खुदा का वास्ते पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तान की सालमियत का सोचो, पाकिस्तान की बका का सोचो, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का सोचो, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का सोचो, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर 40% जो महंगाई हो चुकी है उसके मुतालिक सोचो, पाकिस्तान के फ्यूचर का सोचो। एक मुहिब्बे वतन लीडर तो यही कहेगा ना, जिसने दिहाड़ियां लगानी है वो दिहाड़ियां लगाने वाले लगा रहे हैं 11 महीनों से दिहाड़ियां। उनके भला से जनाब अपना सब कुछ बनता बाढ़ में जाए जनता, वो तो इस जनाब एजेंडे पे कायम है। लूट मार लगे हुए हैं, 1150 अरब रुपए के जनाब केसेस माफ करवा लिए हैं, मजीद पता नहीं कितने 100 अरब जनाब वो लूट मार कर चुके हैं। ना उन्हें आइन की परवाह, ना उन्हें कानून की परवाह, ना उन्हें एथिक्स की परवाह, ना उन्हें अपनी परफॉर्मेंस की परवाह। दुनिया की ना लायक, न कमी, न खट्टू, ना मुराद और ना अहल हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के सरों पर मुसल्लत है। तो अब उससे बचाने के लिए अगर इमरान चलिए फैयाज साहब, सूरत हाल इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल है। अगर मुआशी तौर पर देखा जाए तो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अशद ज़रूरत है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा हल निकल आए कि मामला तफाहम तफहीम से हल हो जाए, मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और जहाँ तक मिल करने की बात है तो तला जिस तरह की बातें कल की हैं राना सनाउल्लाह ने भी, वो भी बहुत अजीब थी। एक तो आपको पता है पहले खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब मुझ पर जिन्होंने कातलाना हमला किया मैं उन्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। उस पर राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि माफ़ी मांगी किसने। सियासत को छोड़े, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ। अच्छा। वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ट्रीटी साइन की है, ओशन ट्रीटी, समंदरों के लिए। अच्छा। हम जानते हैं, और ये आखिरी बार 1982 में हुई थी, 1982 में अब जाके ये ट्रीटी साइन हुए। 1982 वाले का नाम UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी था। इस वाले जो नाम है इस ट्रीटी का वो है हाई सीज ट्रीटी। इसका मकसद ये है कि समंदरों को बचाना है, और इसमें डील ये हुई है कि 2030 तक हमें 30% समंदर को कंट्रोल करना है कि वहाँ फिशिंग ना हो, उसका ख्याल रखा जाए, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट मेरी नज़र में। बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे हम तला ये देख रहे हैं कि जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे अगर ये हमारे तो खैर तरक्की पजीर हैं, समंदर में जो फुजला जाता है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा हमारी समुद्री हयात के लिए इतना वो नुकसानदेह कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस पर काम होना बहुत जरूरी है। और समंदर इतना कनेक्टेड है सैरिश कि अगर एक मछली, लेट से शार्क खत्म हो गई ना, तो समझिए 25-30% नस्लें मछली की खत्म हो जाएंगी। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हमें बड़ा सोचना होगा, और क्लाइमेट चेंज पर हम आगे चल के डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जाए। आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। सैरिश, आप जानती हैं कि हमारी लाइफ में प्लास्टिक ने कितना नुकसान पहुंचाया है, कितनी पोल्यूशन हुई है। उसके अलावा
प्लास्टिक जो है हमारे पानी में भी आ गया है, हमारे खाने में भी आ गया है, हमारी बॉडी में भी आ गया है, उससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे आगे चल के। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं वजिया एजाज, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम वजिया, दुनिया बोल है, खैरियत से हैं आप? और आप माशाल्लाह से हमारे एंकर सैयद रजी की भाभी भी हैं, तो बड़ी खुशी भी आपसे मिलके। लेकिन सैरिश पहले हमेशा की तरह, क्योंकि क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सैरिश की दीवानगी है क्रिकेट, पहला प्यार है क्रिकेट, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट। अगर इनकी ज़ोएब से शादी ना होती तो ये शायद क्रिकेट से शादी कर लेती। तला जतोई प्लीज फॉर गॉड सेक, थोड़ा ज्यादा हो गया। पीएसएल पे बात करते हैं जनाब। सुपर मुकाबले पीएसएल की जारी हैं। कोयटा की किस्मत का सितारा जवाल पजीर रहा, इसका दुख बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि वो टीम है जो कि इस इवेंट के शुरू के 4-5 सीजन्स में टॉप टीम्स में शामिल थी और अब ये बॉटम में आ चुकी है। तो जनाब कल रात को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फतह हासिल करते हुए प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सुहेब अलवी साहब। सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, ये क्या हो गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्या वजह है जो वो इस हाल पर पहुंच गए हैं? देखिए, बेसिकली होता ये है किसी भी स्पोर्टिंग टीम में कि मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल बिलीफ जो है ना वो बहुत काउंट करता है। इफ यू थिंक यू कैन विन, यू विल विन। अगर आपके जहन में जरा सा भी डाउट होता है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन समथिंग विल गो रॉन्ग, मेरा ये बॉलर सही नहीं है, मेरा वो बल्लेबाज के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ऐसी वाइब ड्रेसिंग रूम में सर्कुलेट होती है कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मुझे सिर्फ यही लगता है, वरना कल का मैच देखें 180 रन बना लिए और जिस तरह से उमर अकमल ने फिनिश किया और बीच में जो नवाज ने और जादरान ने जो रेस्क्यू किया, मतलब आप 17 पे 4 से पावर प्ले में 19 रन बनाए थे, वहां से 180 पहुंचना, उसके बाद तो टीमें जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आई सपोज इन दी एंड वेरी पुअर बॉलिंग और वेरी जिसको कहना चाहता है ना बॉडी लैंग्वेज आपकी गिर गई थी, आपका बिलीफ नहीं था। दैट इज ऑल आई कैन से। अदरवाइज स्किल लेवल पे दोनों टीमें बराबर। एज अ यूनिट आपको खेलते हुए दिखाई दिए या फिर आपको यही लगा कि कुछ मिसिंग है, आपस में जेलिंग होकर नहीं खेला जा रहा, टीम वर्क नजर नहीं आ रहा, या बिरयानी हजम नहीं हो रही? हाँ बिल्कुल, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, जब आप मेंटली डाउन होते हैं तो फिर आप एक दूसरे के ऊपर शक व शुबाल रखते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। ये नहीं कि नाराजगी वाली बात नहीं करते, लेकिन ये कि समझ में नहीं आता है कि मैं एडवाइस करूं तो क्या करूं, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, इस तरह की बातें भी हो जाती है। पर मैं ये कहूंगा कि देखें, एक टीम है जो आपको पता होता है कि जी हम एक मैच भी हारे तो हम बाहर हो जाएंगे, तो फिर वो मैच आप मेंटली बड़ा कमजोरी से खेलते हैं, एक डर से खेलते हैं, और जहां आपके जहन में डर होता है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि देखें, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी आखिरी 2 ओवर बहुत खराब किए, हमें 3 फुल टॉसेस, 3 वाइड आखिरी ओवर में जो छक्कों के लिए गई, फुल क्रेडिट टू उमर अकमल, क्या लाजवाब इनिंग खेली है, लेकिन उसको गेंदें भी ऐसी मिली। फिर आप ये देखें कि आजम खान को कल बोल, जो हमारा डेली शो होता है बोल के ऊपर, रमीज बैठते हैं, रमीज ने 2 रोज पहले कहा था कि अगर आजम को आपने ट्रबल करना है तो उसको बाउंसर मारे, फास्ट बाउंसर, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन आप उसको स्लोअर बॉल्स कराए जा रहे थे जो कि उसकी स्ट्रेंथ है, और उसने चौके छक्के मार के आपको 19 ओवर में बिल्कुल चित कर दिया था। तो आई थिंक ये भी गलती हुई। अच्छा, वैसे सुहेब साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके ख्याल में इस सीजन की फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है या लाहौर है या कोई और है? देखिए, मेरा तो पीएसएल शुरू हुआ था, मैं तो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का फाइनल देख रहा हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लाहौर कलंदर जब से राशिद खान आए बिल्कुल एक नई जिद्दत आ गई है उनकी बॉलिंग में, बिकॉज जो एक चौथा या 5वां बॉलर की उनकी वीकनेस थी वो भर गई है। हारिस रऊफ इज नॉट बॉलिंग दैट वेल एंड आई जस्ट फील कि एट सम पॉइंट इन टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड विल ओवरकम, एंड अभी तो वो टॉप 2 में नहीं है। लाहौर कलंदर एंड मुल्तान सुल्तान हैव क्वालिफाइड फॉर द लास्ट 4, लेकिन आई स्टिल फील कि मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड आर द फेवरेट्स टू प्ले द फाइनल। अच्छा, आज का जो मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान है, तो किसको देख रहे हैं आप विनिंग पोजीशन में? देखिए, कराची किंग्स के अगर आप रिजल्ट देखें तो वो जितने भी मैच हारे हैं वो 2 रन, 6 रन, 13 रन, 24 रन इस तरह हारे हैं। अदरवाइज दे हैव प्लेड वेल। कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैं ये कहूंगा कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि वो ओवरकम कर सके। जब 180 रन बना के दे डिडंट नो कि हमने क्या करना है,
तो वो एक बहुत मेंटली टायर्ड टीम लग रही है मुझे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बॉटम टू साइड की है, जैसे हेड टू हेड होता है वैसे ये टेल टू टेल आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है दोनों टीम जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, बिकॉज एक टीम 8 पॉइंट पे पहुंच सकती है मैक्सिमम अगर बाकी मैचेस भी जीते, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई होगी बिकॉज गर्मी भी आगे निकल गई होगी, मुझे लगता है। अच्छा, एक सवाल जो कि तलहा बार बार आजम खान क्या नेशनल टीम में जगह बनाएंगे? क्या उन्हें जिगली कैंडी की एड मिलेगी? देखिए, मुझे इसलिए मुश्किल लग रहा है कि आजम खान अगर टीम में आएंगे वो सिर्फ एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आ सकते हैं, बिकॉज वो फील्ड में विद हिज फिटनेस लेवल वो फील्डिंग नहीं कर सकते। जब भी उन्होंने अपने आप को एज अ विकेट कीपर प्रोजेक्ट किया है और वो जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड आए वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आए। दैट मीन्स या तो रिजवान को आप हटाएंगे और या फिर हारिस को आप सेकेंड ऑप्शन नहीं रखेंगे, जो कि नॉट अ प्रॉब्लम। हारिस से तो बेहतर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं आजम, लेकिन देखिए उनकी विकेट कीपिंग में अभी भी जरा से फ्लॉज हैं। वो 22 छोड़ रहे हैं, वो 1-2 कैचेस निकल गए बिकॉज वो लास्ट मिनट मूवमेंट उनके लिए मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑफ इस बॉडी शेप। तो इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो टीम में आएंगे बिकॉज एज अ सर इस बॉडी शेप को आप कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? इस शेप के अंदर बहुत सारी हिडन पावर्स भी होती हैं। नहीं, आई एग्री विद यू, वो अपनी जगह होती हैं, लेकिन मैं सर जो डांस मोटे लोग करते हैं ना, पतले लोग कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आप इनको अगर विकेट कीपर नहीं खिलाएंगे तो कहाँ फील्डिंग करेंगे ये। अच्छा सुहेब साहब, मुझे एक बात बताइएगा, कल के मैच के हवाले से ये उमर अकमल की परफॉर्मेंस की भी आपने बात की। कल मैं बहुत सारी मीम्स और बहुत सारे ट्वीट्स देख रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि इस बंदे के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये फॉर्म में है, ये खेलना जानता है। आपकी इस पर राय क्या है? नहीं, देखिए, वन इनिंग्स डजंट मेक यू अ चैंपियन। और उमर अकमल जब 2009-10 में आए थे तो मेरे ख्याल में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार हो रहे थे। इनको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था। इतना टैलेंट है, इतना जबरदस्त ये खेलते थे। इन्होंने अपने एटीट्यूड से, अपनी एरोगेंस से और अपने लैक ऑफ फोकस से अपने आप को खराब किया है। कोई उमर अकमल को अगर किसी ने टीम से बाहर किया तो वो उमर अकमल खुद है। अदरवाइज कोई जवाब नहीं बनता था उसको ड्रॉप होने का, लेकिन उसने लैक ऑफ रन आ गया। फिर उसके ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज, मैं ये नहीं कहूँगा सोशल एक्टिविटीज, हर क्रिकेटर का का राइट है वो जिस तरह लाइफ एंजॉय करे, लेकिन जो टीम में डिसरप्शन आ जाता था, जो वो अगर कामरान अकमल को ड्रॉप कर दिया तो वो कहते थे मैं भी नहीं खेलूंगा अगर तुमने कामरान अकमल को ड्रॉप कर दिया, जबकि ये उनका पहला दूसरा साल था क्रिकेट में। उसके बाद वो दूसरे क्रिकेटर्स को, विकेट कीपर्स को डिस्करेज करते थे कि तुम नहीं खेलो, तुम उसको भगा देते थे टीम से क्रिटिसिज्म कर करके, ताकि कामरान अकमल टीम में नहीं या अदनान अकमल टीम में नहीं। ये चीजें बहुत हार्म की उमर अकमल को। फिर वो और एक्टिविटीज में हो गया, बैन भी हो गए फॉर टॉकिंग टू बुकीज एंड ऑल दैट। सो आई थिंक ही हैज रियली मेस्ड हिमसेल्फ अप, अदरवाइज बहुत बड़ा टैलेंट पाकिस्तान ने लूज किया। सही। अच्छा सुहेब साहब, एक बात और मुझे बताइएगा, चूंकि हम कैप्टन के हवाले से हमारे जहन में ये होता है कि इनको ऑन द स्पॉट ग्राउंड में, फील्ड में फैसले करने होते हैं सिचुएशन को भांपते हुए। ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की सिचुएशन इस वक्त है, आपके ख्याल में कैप्टन हॉट वाटर्स में, बाजों का तो उनके सितारे भी गर्दिश में होते हैं, तो पूरा नजला फिर टीम पर भी साथ गिर रहा होता है, कुछ ये वजह भी हो सकती है कि वो ठीक तरीके से उस तरह नहीं फैसला कर पा रहे कि करना क्या? नहीं, देखिए, सरफराज ने एक तो टॉस के वक्त ही कह दिया था मैं कंफ्यूज था, मैं पहले बल्लेबाजी करूं या बैटिंग। आप पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, तला को ही पता है कि मेरा बहुत फेवरेट ये क्रिकेटर रहा है, लेकिन जरा से कुछ फैसले उसके ऐसे हो गए हैं। एंड ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट, ये ऑन द स्पॉट डिसीजन में माहिर है, बहुत आला फैसले करते हैं और बार बार बॉलर्स को भी समझाते रहते हैं, इंटरएक्टिव रखते हैं, इंगेज रखते हैं अपने आप को, हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन कुछ फैसले आई थिंक उनके ऐसे थे यहाँ पे, जैसे अपने आप को नंबर 3 पे ले जाना, कभी नंबर 6 पे खिलाना, तो उससे सिग्नल ये जाता है कि बाकी टीम मेंबर ये सोचते हैं कि अगर सरफराज को ही नहीं पता, हमारे कप्तान को ही नहीं पता कि उसको कहाँ खेलना चाहिए, तो हमारे लिए पता नहीं उसने क्या सोचा है। ये सिग्नल जो है ना, ये गलत जाते हैं। अदरवाइज ऑन फील्ड इट वाज ओके। आई थिंक द बॉलर्स ने गलती बॉलिंग गलत की। अब ये किसका डिसीजन था कि स्लो बाउंसर्स फेंकें आजम खान को या स्लोअर बॉल्स करें, यहाँ पे टैक्टिकली भी मार खा गया। अदरवाइज सरफराज
का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, दैट इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज बीन एबल नॉट बीन एबल, आई मीन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है। एंड टीम में यूनिटी के लिए अब देखें आप 54-7 कर दिया था आपने। सोएब साहब ये तो बड़ी फिर अजीब सी बात है, जब आपके कैप्टन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप टीम को कैसे लीड करेंगे और कैसे लेकर चलेंगे, कैसे ऑन द स्पॉट आप फैसले उस तरीके से बोल्ड फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक आखिरी सवाल अलवी साहब, अच्छा भी सवाल करना था। बोले सर, लिवरपूल वाला मैच देखा आपने? नहीं, मैंने सुबह खबरें देखी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ। लिवरपूल और यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है 1970s में 1-1 राइवल होते थे, बड़े क्लोज मैचेस होते थे। यस, बट इतने गोल खा जाना, 7 गोल्स, मजा नहीं आता इतनी बड़ी टीम को जब इस तरह हारती है। वाओ, इसका मतलब है जैसे ब्राजील 7-1 हार गई थी जर्मनी से इन वर्ल्ड कप। बस दिल को खुशी होती है अलवी साहब जब आप फुटबॉल को भी उस पर कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सोएब अलवी हमारे साथ मौजूद थे। स्पोर्ट, क्रिकेट हो या फुटबॉल, आता सब है। बाय द वे तला, आप फुटबॉल खेलते हैं? जितना आपको शौक है मेरे बच्चे खेलते हैं, मैं प्रमोट करता हूं और मेरा फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल, वन ऑफ माय फेवरेट इज फुटबॉल। फुटबॉल से बड़ा प्यार है, स्कॉच से बड़ा प्यार है, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, स्विमिंग से, क्रिकेट के अलावा आप कोई भी खेल ले, मुझे प्यार है। किसी क्लब की मेंबरशिप भी होगी? अल्लाह ताला और मौला के सदके हमें सारे क्लब दरवाजा खोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह करे जनाब, आप ऐसे खेलते रहे, बच्चों को खिलाते रहे, एंजॉय करते रहे। खाने की बात करें, अब कुछ मसला हो गया बड़ा। बिल्कुल, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं खुद भी बात करना चाह रही थी। लकीली आज हमारे साथ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं, वजीहा, जो कि इस पे बात करेंगी। प्लास्टिक की बोतल में हम डेली बेसिस पे पानी पीते हैं, कहीं भी जा रहे हो बोतल अपने बैग में रख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आजकल प्लास्टिक की बोतल्स में हैं, बच्चों के लिए स्कूल ले जाने वाली प्लास्टिक की बोतल्स में पानी का इस्तेमाल। सर देखो ना, वो पानी के बड़े गैलन्स आते हैं, वो प्लास्टिक में होते हैं, वो धूप में रखे हुए होते हैं, उससे पानी के अंदर प्लास्टिक आ जाता है। इस वक्त जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स और रिसर्च हाउसेज दुनिया में काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ तालाब में जाते हैं, स्प्रिंग्स में जाते हैं, पानी के सैंपल्स लेते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि उसमें प्लास्टिक तो नहीं है। हकीकत ये है, हजरत इंसान ने प्लास्टिक को क्योंकि रिसाइकिल नहीं किया, हम तो हर जगह फेंक देते हैं उसको, तो हमारी हर चीज़ के अंदर प्लास्टिक आ गया है। वजिया से पूछते हैं, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं। वजिया, कितनी बड़ी खतरे की घंटी है ये? बिल्कुल, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इनफैक्ट अभी जो रिपोर्ट्स इस पर आई हुई हैं, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पेश की है कि सालाना एक इंडिविजुअल की मैं बात करूं, जो रिपोर्ट में बताया कि 50,000 प्लास्टिक के जो है माइक्रो प्लास्टिक जिसे कहते हैं, उसके ज़रात हम निगल लेते हैं, एक इंडिविजुअल, एक शख्स। और इनफैक्ट ये तक भी कहा जाता है कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, सिर्फ वो मदर फीड पे अभी वो और किसी उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है, बट अगर उसका भी टेस्ट किया जाए तो उसमें भी हमें प्लास्टिक के ज़रात मिलेंगे उसकी बॉडी में भी। तो सोचें हमारी आने वाली जनरेशन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ही हम चारों तरफ से इस चीज़ से ना घिरे हुए हैं, प्लास्टिक की चीज़ों से। अच्छा, और लंच बॉक्स प्लास्टिक, माइक्रोवेव के अंदर गर्म कर रहे हैं प्लास्टिक। मैं अभी इस चीज़ को आगे यही कहने वाली थी कि अगर स्कूल ही स्टैंड ले लें इस पर, कि इसके बजाय कि हम लोग जो है मतलब पेरेंट्स को भेजें, जैसे जंक फूड पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, वाकई डायरीज़ में आ रहा होता है कि जंक फूड के खिलाफ काफ़ी स्कूल्स ने दिया है, और लंच का पूरा बता रहे होते हैं मदर्स को कि आप मंडे को ये दे दें। बिल्कुल इसी तरह अगर इस चीज़ पे भी काम किया जाए तो मेरे ख्याल है बहुत बड़ा एक पुराने ज़माने में सरिश मिट्टी के बर्तन होते थे, अब सकता है ग्लास हो सकता है, ग्लास दे सकते हैं, और स्टील के हम लंच बॉक्स इजीली दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को। ये है कि अगर स्कूल लेवल से ही हम स्टार्ट करें। और अच्छा, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। आपने स्टील के लंच बॉक्स की बात की, अगर हम ठंडी चीज़ किसी प्लास्टिक के बॉक्स में रखते हैं तो उसमें भी क्या ऐड हो जाते हैं, या फिर गर्म चीज़ डालने से ही होता है? गर्म चीज़ में ज़्यादातर इसके चांसेस है, मगर ये कि उसे जब हम धोते हैं, क्योंकि उसे दोबारा धोया जाएगा, फिर जब उसे वॉश किया जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़रात आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि उसको जब हम रीयूज इरोजन है, प्लास्टिक के अंदर भी एक इरोजन होता है कि जब उसको आप कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, वॉश करते हैं, हवा लगती है तो वो गलना भी शामिल होने लगेगा। ओह माय गॉड। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल आपको पता चला हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, जब हम खाना खा चुके होते हैं तो जो पैक करवाते हैं वो सब कुछ प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के अंदर ही हमें पाकिस्तानी वो गरम चाय मंगवाते हैं वो थैली के अंदर। मैं हैरान हो जाता हूँ, इतनी गरम चाय प्लास्टिक की थैली में, कितनी प्लास्टिक तो चाय के अंदर आ गई। और उसके अलावा जो ये हमारा है कि बस कॉल की और खाना घर पे है, तो वो तो गरम गरम डाल रहे होते हैं, वो तो फिर भी हमने खाया एटलीस्ट ठंडा हो गया, फिर वो प्लास्टिक के कंटेनर में हम घर लेकर आए। सबसे बड़ा मसला ये, जो हम 10 मिनट में खाना गरम गरम हमारे घरों में मौजूद होता है, तो आप सोचें कितना उसी वक्त सारी फूड डिलीवरीज एग्जैक्टली टोटल प्लास्टिक। फिर अगर हम शादी में जाएं या किसी प्रोग्राम में जाएं, जो हमारे प्लास्टिक के ग्लासेस में हमें कॉफ़ी और टी सर्व की जाती है, कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, यानी कितने ज़रात शामिल हो गए, और ये हमारी बॉडी में ये डिकम्पोज नहीं हो सकती। सबसे बड़ा कौन सी बीमारियां हो रही हैं इससे? इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज,
जितने भी हमें ये हार्मोनल इश्यूज आजकल नज़र आ रहे हैं, PCOS का प्रॉब्लम ख़वातीन में बहुत ज़्यादा, और इनफैक्ट क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ सबसे ज़्यादा, तो मेरा ये वेट लॉस जर्नी लोगों के साथ चल रही होती है, तो बहुत से लोग कहते हैं हम तो हेल्दी ईटिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मगर ये हिडन कॉज है, ये हिडन फैक्टर है कि प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर होगी, जब टॉक्सिन्स जब तक रिमूव नहीं होंगे आप कैसे अपना वेट लॉस करेंगे। तो अब इसका हल आपकी नज़र में क्या है? हल यही है कि आप इसको छोड़ के जितनी हद तक इसे कम कर सकें। सबसे पहले तो ये कि, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि माइक्रोवेव फ्रेंडली जो कहते हैं कि सेफ़ है, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। वो बस जैसे कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को बहुत बड़ी धोखा है, इट्स जस्ट स्कैम। मैं इन चीज़ों को, प्लास्टिक जितनी आप कम करें उतना अच्छा। आजकल बच्चों के फीडर्स को भी माएँ माइक्रोवेव में रख देती है कि जरा नीम गर्म दूध पी लेगा, जी जहर पिलाती है उनको, क्योंकि रेडिएशन प्लस प्लास्टिक, क्योंकि जितनी उन्होंने कहा ना न्यूबॉर्न बच्चों की बॉडीज के अंदर ही प्लास्टिक पाया जा रहा है, वो ऐसे ही आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएगा, मैंने ये भी सुना है कि आजकल को ऐसी कवर्स आ गए हैं जो अब मार्केट में अवेलेबल हैं कि आपको खाना अगर माइक्रोवेव में गर्म करना है तो वो रेस उन रेस को नहीं जाने देते। देखिए मैं ये कह रही हूँ, वो तो कह रही है रेस ही खतरनाक है, उन रेस को आप नहीं रोक सके, प्लास्टिक डबल खतरनाक पैदा वो उस पे कर देता है। रेडिएशन माइक्रोवेव ही अच्छा नहीं है, यानी कि हमें पागल बनाया जा रहा है, चूल्हे पे गर्म करें जी, तो इसको कम से कम पागल बनाया जा रहा है कि भाई आप ये शील्ड लीजिए, ये अगर आप माइक्रोवेव में कुछ गर्म करना चाहते हैं उसके ऊपर रखिए तो वो रेस आपके खाने। एक मिनट आपने क्या बोला? पागल बनाया जा रहा है? हम शुरू से पागल हैं भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सब मालूम है कि पागल कैसे एक्ट करता है और वैसे ही एक्ट करेंगे, पैदाइश ही ऐसे है। लेकिन खैर ये बहुत अच्छा, ये कैंसर कॉजिंग सारी चीजें एग्जैक्टली सबसे बड़ा मैं इसको ये आगे बताने वाली थी, सबसे बड़ा तो ये कैंसेरियस है, सबसे बड़ी चीज। अच्छा, बेकिंग सेफ है? अगर माइक्रोवेव में डेंजरस रेडिएशन है, बेक करते हैं, ओवन में अगर बेक करते हैं, एग्जैक्ट वो भी रेडिएशन, तो माइक्रोवेव में तो फिर रेडिएशन ही है वो हमें। लेकिन ओवन में क्योंकि उसमें रॉडी होती है ना रेड कलर वाली, तो केक्स बनाते हैं, बेकिंग करते हैं जिसके अंदर गैस पे भी चलता है, यस वो सेफ है ना? क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब परेशान हो गए, वो कह रहे हैं कि मैं माइक्रोवेव बंद कर दूंगा, सिर्फ ओवन यूज करूंगा मैं। जी बिल्कुल, यही करना चाहिए। माशाल्लाह से मैनुअल इतने सस्ते आ गए हैं कि लोगों को रात में देर से आए, क्विकली खाना खाना है तो बस माइक्रोवेव जिंदाबाद, गर्म करो खा लो। ये नहीं पता कि आप लोग जहर खा रहे हैं, इसको अवॉइड करें, चूल्हे का इस्तेमाल करें, स्टोव पे थोड़ी मेहनत करें जनाब, हाथ हिला लें, फ्राइंग पैन में डालें और गरम करें, फिर काम चोरी छोड़ो। पंजाबी में बोल के दिखाओ, आपको आती है पंजाबी? बोल दे काम चोरी छोड़ो, काम चोरी छड्डो, ये हुई ना बात, आगे बढ़ो, माशाल्लाह। अच्छा, करना क्या है इसका सोल्यूशन? ये है कि आपको देखो लाहौर में, इस्लामाबाद में सरिश माशाल्लाह से वहाँ पे पॉलिथीन बैग्स बैन हो गई हैं, वहाँ आपको थैली नहीं मिलेगी प्लास्टिक। फिर भी मिलते हैं, देखिए मुझे लगता है कि हुकूमत तो काम करती है, हमें इंडिविजुअली हर घर को, हर फर्द को इसके लिए अपना किरदार अदा करना। एक वो जो आजकल एक तरह वो बॉक्सेस भी आगे दिन में बिरयानी मिलती है, वो बॉक्सेस एल्युमिनियम वाले जो होते हैं, ये एल्युमिनियम भी एक तरह से सेफ नहीं है। सबसे बेस्ट स्टेनलेस स्टील है कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है। फिर ग्लास कंटेनर, मिट्टी के बर्तन हमने छोड़ दिए हैं। आपको पता है अगर हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं, उसमें खाते हैं तो कितना ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए। और पानी का रखना मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छा है। अच्छा, एक दफा मैंने कोशिश की थी, पता नहीं शायद मुझे तरीका नहीं आया, वो अजीब वो मट्टी में से कुछ ऑयल सा निकलने लगा उसको चूल्हे पे रखने से, उस मट्टी के मट्टी नहीं, असल में उसका तरीका इस्तेमाल ये कि पहले उसे अच्छी तरह आग पे गर्म करना, फिर स्टार्ट करना उसकी कुकिंग। अच्छा, यानी कि अब हमें खाना कहीं से भी बाहर रेस्टोरेंट से लेने जाना है तो हम घर से एक स्टील का बॉक्स लेके जाएं और उसको बोलें कि भाई शॉपर में नहीं डालना, इसमें डाल के दो। एग्जैक्टली, बड़ा मुश्किल काम है लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है सरिश, क्योंकि हमने अगर इसको इग्नोर किया तो ऑगमेंटेड ग्रोथ होगी। आपके आने वाले वक्त में बच्चे माजूर पैदा होंगे, उनके लिए बीनाई के मसले होंगे, सुनने के मसले होंगे, उनके आज़ाद सही नहीं होंगे अगर हमने इसको कंटिन्यू रखा और इसके ऊपर दूसरे कान ना धरे। वजिया, am I right? या बिल्कुल। और मैं आगे इसको ये भी बताऊं कि ये पॉलीमर होता है बेसिकली, जो ये केमिकल है ना जिससे प्लास्टिक बनती है, वो इतना ज़्यादा उसके एटम्स जुड़े हुए हैं आपस में, वो डिकम्पोज कभी भी नहीं होता, वो रिसाइकिल हो सकता है। इनफैक्ट अगर इसकी कोई जो दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं उसमें लिखा हुआ होता है, ज़रूरी दवाएँ खासतौर पे क्योंकि वो पॉइजन होती हैं, कि अगर उसको आफ्टर यूज़ आप ऐसी जगह पे उसको दबाएं जाके जहाँ पे इंसान ना रहते हो, इतनी हद तक वो खतरनाक चीज़ है जो प्लास्टिक है। और फिर अगर उसमें कोई केमिकल है तो और ज़्यादा, मगर हमारे यहाँ तो बस ऐसी फेंक दी जाती है और ये चीज़ें रिसाइकिल होती हैं। और इसकी भी मैंने इसका आपको पता है कि जो आप रिसाइकलिंग की बात कर रही हैं, इसमें भी टाइप्स हैं, कुछ शॉपर इंतहाई घटिया क्वालिटी के होते हैं। मैं यही आपसे बात करने वाली हूँ, जो हॉस्पिटल्स का वेस्टेज है, जिसमें मैंने आपसे कहा दवाइयाँ हैं, वेस्टेज है, जो ड्रिप्स चढ़ रही हैं, जो यूरिन बैग्स हैं, वो हमारे रिसाइकिल हो रहे हैं और इससे जो सस्ते सस्ते टॉयज होते हैं ना वो बन रहे हैं। और ये जैसे छोटी प्लेट पाकिस्तान में हो रहा है, ये बिल्कुल ये हो रहा है, या सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स कर रहे हैं?
अब इतना तो ये है कि रिसर्च में ये चीज़ देखी गई है, सामने आई है ये चीज़। मुझे लग रहा है कि वो वेस्टेज से आगा खान कर रहा होगा लेकिन छोटे हॉस्पिटल नहीं कर रहे होंगे। खैर बहुत ही अच्छा, मैं इस वक्त ये नाजरीन सोचने पर मजबूर हूँ कि सब्जियाँ गंदे पानी से उगाई जा रही हैं, पीने वाला पानी मुजरे सेहत है, आब व हवा मुजरे सेहत है, मसाले 2 नंबर बन रहे हैं, पता नहीं कितने बिलियन की अरबों रुपए की चीज़ें जो कि जाली यहाँ पर बनती हैं, शैम्पू से लेकर बच्चों के पीने वाले दूध तक। मतलब ये आगे रमज़ान आ रहा है, हाँ रमज़ान आ रहा है तो वो जो जामे शीरी टाइप है वो भी जनाब आपको वो 2 नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये हम कहाँ रहे? मगर मैं ये बात कहूँगी कि जितना हम बच सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है ना। जैसे अब ये एक चीज़ आपका बहुत प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को अवेयरनेस हुई है, पता चला है, तो एटलीस्ट वो माएँ जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, वो स्कूल्स अगर किसी के एडमिन ने देखा है तो इस पर एक्शन लें। हम अपने घरों में प्लास्टिक को कम करके स्टेनलेस स्टील पे आए, हम ग्लास कंटेनर्स पे आए, हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। के ले लें, शीशे के ले लें। सेरेमिक इज स्टिल अ प्लास्टिक, ठीक है, अच्छा उसे ज़रा तमीज़ का करके हमारे आगे पेश कर दिया जाता है, बट स्टिल ये है कि 2-3 यूज़ के बाद वो ये आपने कहा ये अच्छी प्लास्टिक कहलाती है। वो पता नहीं क्या कहते हैं, चीनी के बर्तन जो होते हैं, चीनी के बर्तन यूज़ करें, स्टेनलेस स्टील है, हमारे पास ग्लास हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं, अगर हम उसकी तरफ जाएं और इसको जितना कम कर सकें करें। थैंक यू सो मच। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, विजया एजाज, आपका शुक्रिया, आप हमारी शो पे आए। बात बड़ी वाज़ेह है, आसान है समझने की, अपनी लाइफ से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक आपके पानी में है, प्लास्टिक आपके खाने में है, प्लास्टिक आपकी हवा में है। अगर आपने इस वक्त कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला वक्त इस प्लास्टिक की वजह से बड़ा खौफनाक होगा। बिल्कुल। और ये जनाब आप ना ये जो रोटियां बाजार से लेके आते हैं कि जनाब पकाने को दिल नहीं चाह रहा, वो भी प्लास्टिक की थैली में रबर बनी हुई रोटियां, चाय भी थैली, प्लास्टिक भी थैली, हर चीज थैली। बिल्कुल। अच्छा वैसे तला मैंने बाहर देखा कि वो खाकी जो पेपर होता है उस पे वो बेहतर है, प्लास्टिक से बचो भाई, प्लास्टिक से बचो। अब ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया होगा बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और बात बहुत ही अहम टॉपिक पर होने वाली है, जिस पर हमने ये देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों से अब आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। और क्लाइमेट चेंज दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे बड़ी थ्रेट है, लटकती तलवार है हर इंसान की गर्दन पे। हमें सोचना होगा कि हमारा किरदार क्या है इस क्लाइमेट चेंज के अंदर, हम किस तरह इसका मुकाबला कर सकते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक ऐसे डिप्लोमेट, पाकिस्तान में वैसे बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, लेकिन ये वाहिद, ही इज द ओनली वन इन पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान में 23 साल गुजार दिए हैं, 23 इयर्स। तो मेरी नज़र में ये डिप्लोमेट कम, पाकिस्तानी ज्यादा हैं। शायद इनको जितना पाकिस्तान के बारे में पता हो, हमें ना पता हो। आई एम रियली सरप्राइज्ड, इतनी जबरदस्त उर्दू बोलते हैं, क्या बात है, हैरान हो गई। So we will welcome His Excellency बखीत अतीक अल-रुमैसी साहब in our show. Thank you so very much सर, आप आए हमारे शो पे, हमें बड़ी खुशी हुई, 4 चांद लग गए सर। थैंक यू वेरी मच। ये कॉप कॉन्फ्रेंस जो होती है इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा होस्ट करता है। इससे पहले हम देख रहे थे कि यूके में हुई थी, फिर ये इजिप्ट में हुई COP 27, अब COP 28 होने जा रही है मुत्तहिदा अरब अमारात में। जब मिस्र शर्म अल शेख में हुई थी तो मैं याद है वजीर आजम पाकिस्तान अपनी पूरी काबीना के साथ गए थे, वो $9.5 बिलियन के प्लेजेस लेकर आए थे, उन्हें फिजिबिलिटी भेजनी थी, अल्लाह करे उन्होंने भेजी हो, वैसे आई डाउट इट। लेकिन शेख, योर एक्सीलेंसी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है COP 28 में, मुत्तहिदा अरब अमारात किस तरह मुकाबला कर रहा है क्लाइमेट चेंज का? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया दे रहा हूँ, उनको भी शुक्रिया दे रहा हूँ, और आपकी बिलखसूस बोल चैनल को शुक्रिया दे रहा हूँ जो इस मौजू में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूएई में आपको बताना जो इनकी चीज़ें बनी हुई या इनकी जो क्लाइमेट चेंज का इनके लिए जो तैयारी जा रही है अभी से नहीं है। मग़फ़ूर शेख ज़ायद बिन सुल्तान जो अल्लाह जन्नत नसीब दे, जो सबको पता, जो यूएई का फंडर है, इनका हाथ से उसी ज़माने से काम करके आ रहा है। एक ज़माने में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा पहले भी है, कुछ एक्सपर्ट बुलाए थे ग्रीनरी करने के लिए यूएई का, ख़ास तौर पर अबू धाबी का। उसी वक्त वो एक्सपर्टीज़ वाले इनको इनकार किया, वो नहीं हो सकता, इसमें आपकी इधर पानी सही नहीं है, आपकी ज़मीनें सही नहीं है, इनकी रेगिस्तान और ये चीज़। लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ी, वो खुद करके खुद फील्डों में चले गए, पाकिस्तान से एक्सपर्टीज़ लेके, पाकिस्तान से ग्रीनरी भी लेके, हेल्प भी लिया, और माशाल्लाह जो आज यूएई में पहुंच गए ग्रीनरी में,
और ख़ास तौर पे आपको रोडों में नज़र में आएंगे, गार्डन में भी नज़र आएंगे। लोगों के अंदर शूर पैदा किया, फार्मिंग का और मैंने सुना था बहुत सारे और स्टेप्स भी लिए, पूरे शहर रिन्यूएबल एनर्जी पे आ गए। बिल्कुल, अभी 2 डिकेड पहले एक मसदर सिटी बना हुआ, वो टोटली वो सेफ एनर्जी में, और आप अगर भी विज़िट करोगे आपको फ़ील हो रहा ये टोटल मुख्तलिफ दुनिया में। ये सिटी मुख्तसर, कोई इसमें पोल्यूशन नहीं है, कोई नज़र नहीं आएंगे, सारा नेचुरल तवानाई से है, गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक, इनकी बिजली भी तवानाई से भी मिल रहा है, कोई इस तरह चीज़ इसमें है ही नहीं है। और इन्हीं के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बराकाम है, वो जो इस प्रोजेक्ट को अभी तकरीबन क्वार्टर जो यूई का बिजली का जो ज़रूरत है वो इसी में आ रहा है, और उम्मीद है अल्लाह अकबर इसमें इंक्रीज़ भी हो रहा और इनको जल्द मज़ीद सामने आ जाएगा। और यूई इन्हीं के साथ साथ भी है, दुबई में भी है सोलर सिस्टम, बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट बनाया हुआ, और दूसरा सिटी में इसी तरह चल के जा रहा है। अच्छा, मैं वैसे इसमें तला की समझती हूँ कि माशाल्लाह से अब आप लोग इसको होस्ट करेंगे, COP28 जो होने जा रही है, ये ऑर्गेनाइज तो होती है, लेकिन इस पर कुछ चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि जो बात हम करके जा रहे हैं, जो फोकस हमारा होना चाहिए, जिन जिन कंट्रीज़ को हमने इन्वाइट किया उन्होंने कोई इसमें मेजरमेंट्स लिए, कुछ ऐसा हुआ क्या, प्रिकॉशंस वहाँ पे शुरू की गई नहीं की गई, कुछ चेक एंड बैलेंस बातें ना हो, काम भी हो। बिल्कुल काम है। हमारा इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सदर UAE, और इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन राशिद नायब सदर UAE प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों में इस तरह इशू ले रहे जैसा पर्सनली और ख़ुद फॉलो अप कर रहे, और इनके साथ साथ नया जनरेशन को इन्वॉल्व कर रहे। एक आपको मिसाल है, एक हमारा इज़्ज़त माब डॉक्टर सुल्तान अल जाबर, वो अभी COP28 को लीड कर रहा माशाअल्लाह। हाँ, और वो इनका इतना एक्सपीरियंस है, बाकी कुछ इदारे इस तरह है इनके ख़िलाफ़ हो गए, क्यों ये हमारा ऑयल एंड गैस कंपनी में वो लीड कर रहा, वो ये बता रहे किस तरह, मतलब ये एक ऑयल गैस के अंदर है, ख़ुद इस नेचुरल को अगेंस्ट है, वो कैसे हमको कोप का जिम्मेदारी दे रहे हैं। लेकिन इनको सारा तहकीक और इनको बुनियाद देना, इनके इस पोस्ट से पहले वो ख़ुद मसदर का चेयरमैन था, मसदर सिटी का, इनका इतना डीपली एक्सपीरियंस, और वो इसी मकसद के लिए इनको शिफ्ट किया अदनोक में, जाके इस इदारा को भी तैयारी करके और इस चीज़ों को ख़त्म करके और इम्प्रूव भी करने हैं। ओके, एंड वी होप कि सर आपकी इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगी, क्योंकि एक दौर था कि जब कराची तरक्की कर चुका था, UAE सफ़र कर रहा था, तरक्की कर रहा था दुबई, और पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। जैसे हम जानते हैं PIA ने एमिरेट्स को ट्रेन किया, बहुत सारी और चीज़ें। इसलिए आपने ही बताया कि हम प्लांटेशन और एक्सपर्ट्स यहाँ से लेके गए थे अपने मुल्क में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, लेकिन अब सूरत हाल ऑपोजिट हो गई है। अब माशाल्लाह UAE कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान और ये का ऐसा रिलेशन है, और उम्मीद है इंशाल्लाह इस स्कोप का पहले भी अगर मीटिंग होना चाहते UAE के अंदर इसी मकसद के लिए, क्लाइमेट चेंज। आपको पता ना पाकिस्तान में जो मैं खुद देख चुका हूँ, सन 2000 में जो फ्लड आया हुआ और जो पिछले साल का जो फ्लड आया हुआ, इससे बहुत गुना ज़्यादा है। मद्देनज़र देख के जो तबाहियाँ हुई ख़ास तौर पे आपके सिंध और बलूचिस्तान में, इस चीज़ के लिए तवज्जो देना चाहिए, और आवाम में या स्कूलों में उनको शऊर पैदा होना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए मद्देनज़र, और लोकल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट को उनको भी फोकस करना चाहिए इस इशू में। क्योंकि सर इस वक्त जो पाकिस्तानी कंडीशन है योर हाइनेस, हम जानते हैं कि इज़्ज़त माब शेख नयान, शेख मोहम्मद पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं। हम दो जिस्म एक जान है, और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं और वो अपना रोजगार डेली ब्रेड एंड बटर कमाते हैं, विच वी आर ग्रेटफुल फॉर सर। लेकिन जो करंट कंडीशन है पाकिस्तान की, अभी आप बता रहे हैं नवंबर में COP होनी है, बिल्कुल होनी है, एंड नवंबर में आप जानते हैं इलेक्शंस भी करीब होंगे, इलेक्शंस का माहौल होगा, तो इस वक्त जो हमारी लीडरशिप होगी मुल्क की, वो किसी और चीज़ में बिजी होगी। लेकिन हम किस तरह अपनी लीडरशिप को क्लाइमेट चेंज की तरफ लेकर आए? हम तो कहेंगे कि आप अपनी लीडरशिप से कहें सर कि हमारी लीडरशिप पर थोड़ा जोर डालें, उनको होश में लेकर आए। जो COP27 इजिप्ट में हुआ आपकी भी प्राइम मिनिस्टर भी, आपकी इज़्ज़त माब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी शिरकत किया, और उनको सारा चीज़ें डिस्कस कर चुके, और उम्मीद है अल्लाह अकबर COP28 में जो UAE में होने वाला,
एक्सपो सिटी सेंटर के अंदर, वो भी इनकी कंटिन्यू करके और पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इसमें सोल्यूशन निकलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी टीम कह रही है कि हिज एक्सीलेंसी से हम रिक्वेस्ट करें कि आप अपनी लीडरशिप से कहें कि हमारे मुल्क की खातिर अब कुछ करें। हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल में है, इकोनॉमिकली महंगाई की वजह से भी। हम जानते हैं कि आप रिलीफ वर्क सैलाब में भी माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा किया था, अभी भी वो वक्त आ गया है कि आपकी रिलीफ की तरफ लोग देख रहे हैं सर। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह का अकबर। देखो यूएई हमारा जो इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सदर ऑफ यूएई का, आपको बताएं इनको पाकिस्तान से प्यार है और पाकिस्तानी से प्यार आपकी ज़ाहिर है। इस जो आप मैं मद्देनज़र देख के इनकी जो रिलेशनशिप है शुरू से इनकी वालिद से और अभी इनकी तरफ से, वो इस तरह प्रोजेक्ट ज़रूर पाकिस्तान में होना और उम्मीद है जल्द भी होएंगे इंशाल्लाह। एक दो माह के अंदर कुछ होने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि अभी हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि कुछ आप लोग कोऑपरेट करें और हमारी लीडरशिप से बात करें, अभी जो पॉलिटिकली पाकिस्तान में सिचुएशन है, आपको माशाल्लाह 23 साल हो गए हैं, आप तो ज़्यादा पाकिस्तानी यूर पाकिस्तानी एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। वाहिद डिप्लोमेट है जो बाहर से आए लेकिन पाकिस्तानी है। हाँ बिल्कुल। अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त देख रहे हैं, जिस पर बच्चा आजकल बात करता है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या ये वजह है कि हमारा फोकस या विलिंग नहीं हम इन चीज़ों पर बात करने के लिए? नहीं, देखो पाकिस्तान की जो सियासत है शुरू से इसी तरह है, लेकिन मैं मद्देनज़र देख के पाकिस्तान अच्छा है और इनके अवाम भी अच्छे हैं और आपकी जो भी गवर्नमेंट आती है वो भी ज़ाहिर अपने मुल्क के लिए कर रही है। कोई इस तरह नहीं है, मैं उम्मीद है और मैं देखता हूँ कोई भी जो आए हुए सब मुखलस अपने मुल्क का, और इंशाल्लाह भी इनको थोड़ा चांस मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। इंशाल्लाह आगे अब एक दो माह के अंदर नज़र भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ फ़र्क भी आ रहा है। और मैंने देखा कि वीज़ा फैसिलिटेशन और जो लोग जाना चाहते हैं यूएई, उसके लिए भी आपने बहुत सारे काम किए और बहुत इजी कर दिया है। असल देखो पाकिस्तान के साथ आपको पता है मैं बहुत लंबा पीरियड में पाकिस्तान में रह रहा हूँ। जो चीज़ में नज़र में आता है यूएई में या कोई इशू निकलता है ख़ास तौर पर पाकिस्तान या पाकिस्तानी आवाम के लिए, ख़ास तौर पर जो उधर का मुकीम है, मैं इनके लिए ज़ाहिर इससे पहले कदम उठाता हूँ जो इनको नॉलेज में आना चाहिए। और इंशाल्लाह एक भी विज़िट आप लोग को करवाऊँगा। हमारा वीज़ा सेंटर एक खुला हुआ कराची में, और ये मैं समझ रहा हूँ ये एशिया में सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर है। हम लोग के लिए नहीं है ये, आप लोग के लिए, आप लोग के खदमात के लिए, आप लोग के फैसिलिटी के लिए। बिल्कुल, हमारे तो पाकिस्तानी माशाल्लाह ज़रा से उनको वीकेंड पे छुट्टी मिलती है तो फॉरेन डूब्स हम जा रहे हैं, बाय बाय। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसा कि अभी आपने ये बोला कि जितने भी सियासतदान आते हैं वो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, इस मुल्क का सोचते हैं, और अभी तलहा ने भी बात की कि कराची डेवलप्ड हो चुका था, यूएई अभी हो रहा था और अभी हमें आपकी ज़रूरत है। ये आपको लूप होल कहाँ नजर आया है कि वो चीज़ जिसका फुकदान है जो आज हमें मदद की ज़रूरत है? सवाल इजी कर दें। पाकिस्तान में आपकी फेवरेट चीज़ें कौन सी हैं और आपकी नज़र में पाकिस्तान में सबसे बुरी चीज़ें कौन सी हैं? देखो पाकिस्तान से सबसे अच्छा चीज़ जो आप लोग का कल्चर है, जो आप लोग का मेहमान नवाज है, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी फील नहीं कर रहा हूँ मैं दूसरा मुल्कों में रह रहा हूँ, मैं समझ रहा मैं अपना मुल्क के अंदर रह रहा हूँ, और बुरा चीज़ इंशाल्लाह है ही नहीं है, अच्छा ही नज़र आ रहा है। क्या कराची दुबई बनेगा सर? बन सकता है। आप लोग का सब मिल के इस चीज़ को ले आना चाहिए। सिर्फ मैं आप लोग का रिक्वेस्ट करूँगा सोशल मीडिया में थोड़ा सा आप लोग अपना आपको अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अपना आपको मुल्क के ऊपर साथ का होना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और उम्मीद है अल्लाह के ऊपर अभी जो ये COP28 में पाकिस्तान और ये के अंदर बहुत ताउन होएंगे, इसमें हमारा एक्सपर्ट लोग, आपके एक्सपर्ट लोग कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए ले आएंगे इंशाल्लाह। कराची अभी यूएई नहीं है तो वो ऐसा कौन सा काम है जो लीडरशिप नहीं कर रही और उसको फौरी करना चाहिए आपकी नज़र में? कचरा उठा लेना चाहिए सर सारा। नहीं, मतलब पानी की सप्लाई आम कर देनी चाहिए। नहीं, देखो इनको फोकस करना जो ये क्लाइमेट चेंज में जो आपके ये बहुत अहम प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, जैसे आपको बताना किल्लत पानी का बहुत इशू आ रहा है, ये जो 10 साल चल के आ रहा है, ख़ासतौर पर आपकी तर्क एरिया में मैं खुद देख रहा हूँ उधर बहुत शदीद पानी का। गवादर साइड पे, हाँ गवादर साइड में आपकी ये बसनी गवादर ये तो ये पूरा बेल्ट, ये इनको पानी का किल्लत हर साल में, इनको थोड़ा सा उसी तवज्जो देना चाहिए, इनको पानी फरमा होना चाहिए। और आपकी जो सैलाब का पानी है इनकी मद्देनज़र रख के ये पानी ज़ाया अगर आ रहा, डैम्स होने चाहिए, आपकी ये पानी स्टोरेज होने चाहिए, इसमें जाके इसी पानी में फ़ायदा उठा दें। इसमें बिजली का तवानाई हो सकता है, इसमें बिजली का पैदा होना हो सकता है और ये पानी का एग्रीकल्चर में ला सकता है। सर COP28 में आपने अभी तक पाकिस्तान से कंफर्मेशन ली है कि पाकिस्तान की साइड से कौन कौन आ रहा है, पूरी डेलीगेशन आ रही है? क्योंकि आई होप
आपकी तरफ से भी थोड़ी सख्ती हो ताकि ये लोग सही काम करें? नहीं, वो इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन अभी तक वो आपको बताना अभी टाइम है, वो ज़ाहिर पाकिस्तान शिरकत करेगी इंशाल्लाह। तब तक तला इलेक्शंस में या पता नहीं क्या से क्या हो जाए, लीडरशिप एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल। लेकिन खैर ये है कि बड़ी अच्छी चीज़ें आप लोग तो वैसे आईटी पे आप लोगों का इतना सेक्टर आपका फ्लरिश कर चुका है कि मैंने तो देखा है उड़ती हुई टैक्सीज भी अब लॉन्च हो चुकी है यूएई में, तो पाकिस्तान में इस सेक्टर में भी काम टेक्नोलॉजी में बिल्कुल टेक्नोलॉजी में तवज्जो देना चाहिए और इस चीज़ को आगाह ले आना चाहिए बच्चों के लिए छोटे स्कूल के अंदर, जाके इनके ज़हन में ये पैद जाएगा और इनकी मतलब होप हो जाएगा, जाके ये लोग पढ़ ले और कुछ न कुछ अपना मुल्क के लिए इंशाल्लाह सर यूएई ज़रूर प्रोजेक्ट ऐसे ले आए। योर हाइनेस प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है यूएई में, देखें जिस तरह का खाना है, जो पानी है, आपने माशाल्लाह से अपने मुल्क के लिए बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव सर माशाल्लाह से। हम चाहते हैं कि उस स्टैंडर्ड्स का सर कुछ 10-20% हमारे पास आ जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे। हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार्स सर बहुत ज़रूरी हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, फॉसिल फ्यूल्स पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक कार्स पे आना, लेकिन सैडली पाकिस्तान में सिर्फ जर्मनी की ही इलेक्ट्रिक कार्स जो कि करोड़ों रुपए की महंगी मिलती हैं। जो छोटी पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक कार एक आर्या के नाम से आई थी वो अभी तक इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी है। हमें ऑप्शंस चाहिए, तो सर अगर आप कोई बना रहे हैं अपने लिए तो हमें भी भेज दीजिएगा सर। बिल्कुल भेज देंगे, लेकिन हमको उम्मीद है अल्लाह का अकबर पाकिस्तान ये गाड़ी का जो आप बता रहे चौथे गाड़ी हैं वो खुद बना सकते हैं। हाँ, और आपके पास इतना अच्छी एक्सपर्टीज़, आपके पास फैक्ट्री है, सिर्फ इनको चांस मिलना चाहिए और उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वो सामने आप ले आएंगे इंशाल्लाह। और सर पाकिस्तानी समंदरों से आपको कितना प्यार है सर? बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कोई ऐसी सीवीयू से प्यार है काफी? सीवीयू से नहीं, वो कुंड मलीर की तरफ जाएंगे, वहाँ पानी साफ है सर। सही बात है। एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान, कोई लास्ट वर्ड्स, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तानियों को सर जो आपको देख रहे हैं? बस थोड़ा सा ये COP28 में तवज्जो देना चाहिए और इनको आगाज़ लाना चाहिए और उनको ख़ास तौर पे इनकी इश्यूज़ जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के बारे में वो ज़रूर आवाम में ले आना है। सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस सिलसिले में। मेरी नज़र में आप जैसे डिप्लोमेट्स अगर चाहें तो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताएं तो सही जाके कि आपकी जो ये हरकतें हैं इसकी वजह से हमारा मुल्क और हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। आई थिंक अवेयरनेस पाकिस्तान में अभी तक कम है थोड़ी। इंशाल्लाह आपका साथ मिलके आपकी जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज इनके साथ ताउन, आपकी नया जनरेशन के साथ ताउन, उनको कुछ इस तरह सेमिनार्स बनाएंगे, इस तरह ब्रोशूर बनाएंगे, इस तरह सोशल मीडिया पैदा करेंगे जाके पूरा पाकिस्तान में सबका पास इस चीज़ की नॉलेज। क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। वी आर सो ग्रेटफुल सर, वी आर सो थैंकफुल योर एक्सीलेंसी बखीत अतीक अल रुमैसी साहब जो कि एक पाकिस्तानी हैं। प्लीज देखने वालों इनको आप किसी और मुल्क का ना समझिएगा क्योंकि 23 साल इन्होंने पाकिस्तान में गुजार दिए, ऐसा कोई और डिप्लोमेट नहीं है। तो मेरी नज़र में ही इज ए कंप्लीट पाकिस्तानी। इनका दिल पाकिस्तान के लिए भी उतना ही धड़कता है जितना मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए धड़कता है। और हम वी आर ग्रेटफुल टू हिज एक्सीलेंसी शेख नयान एंड शेख मोहम्मद इज्जत माब कि उनकी बदौलत हमें इतने अच्छे डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में मिल रहे हैं जो पाकिस्तानी खिदमत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात अल्लाह ये है कि शेख साहब से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि उन्होंने हमारे पॉलिटिशियंस की लीडरशिप के बारे में भी जो बात की है वो पॉजिटिव की है कि भाई वो मुखलिस है अपने मुल्क के साथ और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। बाकी ये चीज़ें हैं इनके भी कोई ना कोई हल निकल यकीनन क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत बड़ा है, चाहे वो हवा से जुड़ा हो, चाहे वो हमारे पानी से जुड़ा हो, चाहे वो हमारी ज़मीन से जुड़ा हो। हवा की आलूदगी, एयर पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में 1,28,000 लोग हर साल मरते हैं। पानी की आलूदगी की वजह से हमने थोड़ी देर पहले एक न्यूट्रिशन का सेगमेंट किया था कि लोगों के जिस्मों में कितना प्लास्टिक जाता है क्योंकि जो पानी वो पी रहे हैं उसमें प्लास्टिक मौजूद है। ज़मीन की बात करें तो सॉइल क्वालिटी के अंदर हमने इतने केमिकल्स डाल दिए हैं, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, कि उस ज़मीन के अंदर ताकत ही नहीं रही है। तो वो जो खाना पैदा कर रही है उसमें ताकत कहां से आएगी? तो क्लाइमेट चेंज का इशू दुनिया के लिए सबसे बड़ा इशू है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखना यह है कि हम कितना फायदा उठाते हैं। COP27 से तो हमने फायदा उठाया था, COP28 से कितना फायदा उठाते हैं बहुत जरूरी है। और यही शेख साहब ने भी कहा है कि आप लोगों के जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि संजीदगी से इसको लें और इसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें। हमको भी सीरियसली लेना है क्योंकि हम अगर पॉलिटिशियंस के ऊपर डिपेंड करते रहे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें खुद सबको अपना अपना काम करना है। इंडिविजुअली एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसको आपको खुद पूरा करना है, अपना ख्याल खुद रखना है। आगे बढ़ते हैं तला और अब कुछ बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों की जहां पर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वहीं मैदानी इलाकों में जहां मौसम खुशगवार है, साथ में रंग बरंगे फूल बहार की आमद की जब दफ्तर आते हुए इतनी सारी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े और फिर ऐसी खबर चले तो दिल चाहता है वहीं चलते हैं। लेकिन लेके जा रहे हैं बशारत मुगल आपको वहां पे। चलिए
जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फ़बारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला आज से दोबारा शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। मुज़फ़्फ़राबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आज यहाँ का मौसम इस वक्त खुशगवार है और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं बहार की आमद है और फूल जो है वो खिलना शुरू हो चुके हैं। और साथ ही अगर बलाई इलाकों की बात की जाए जिसमें वादी नीलम, लीपा वैली, अवेली, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात हैं, वहाँ सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। जबकि मैदानी इलाकों में जो आज बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ है, इससे नदी नालों और दरियाओं के अंदर पानी की सतह भी मुसलसल बुलंद होती जा रही है। बलाई और मैदानी इलाकों के अंदर जो बारिश और बर्फ़बारी हो रही है, उससे जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वहीं लोगों की मुश्किलात में भी बढ़ती जा रही हैं। दूसरी जानिब स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने अवाम-उन-नास को ख़बरदार किया है कि जो बर्फ़बारी और बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है, इससे बलाई इलाकों का जो सियाती मुकामात हैं, आने वाले सियाह और शहरी हरगिज़ रुख ना करें। फिसलन के वाक़ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रुनमा हो सकता है। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बर्फ़बारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी जनाब शारत मुगल ने हमें बड़ी ज़बरदस्त सैर करवाई है, बहुत शुक्रिया आपका। तो चला चलना है फिर? चलें, आई एम वेटिंग, लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये रेडी है। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और मेरे साथी एंकर तलहा जतोई की तरफ से एक डिमांड आई है। उन्होंने कहा है कुछ आगाज़ आज पंजाबी से होना चाहिए, तो फिर कुछ गल हो जाए मौसम दी। तो सबसे पहले जनाब मौसम की बात करते हुए मैं आपको ये बता दूं, कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और पहले इससे कभी मैंने फरवरी का जो महीना था वो इतना गर्म नहीं देखा। सोशल मीडिया पर चलने वाली जो ख़बरें हैं उस पर भी मैं आपको बता दूं कि तरदीद कर दी गई है। आज कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, सो भूल जाओ जनाब, बारिश नहीं हो रही। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्लिका इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। अगर अहम शहरों के टेम्परेचर की बात करें तो आज कराची में कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री का इम्कान है। इस्लामाबाद में कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान है। लाहौर में कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 टेम्परेचर रहने का इम्कान है। पेशावर में कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। तो जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह से कि हम जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, तो पूरी दुनिया में मौसम जो है उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, मौसम टोटली चेंज हो रहा है। तो गर्मी अब जल्दी आ गई है और सर्दी उतनी पड़ी नहीं, और जहाँ सर्दी पड़ी है मुल्क के दूसरे हिस्सों की मैं बात करूँगी, वहाँ पे भी कदरे देखा गया है कि जिस तरह पड़ती थी हर साल उससे कम पड़ी है। और दुनिया भर में तो शिद्दत आपके सामने ही है कि सर्दी और तूफ़ान बर्फ़ का वो आप लोगों ने देखा है, रिपोर्ट हुआ है कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। तो ये मौसम की सूरत हाल है जिस पर मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। कराची शहर में अलबत्ता कुछ खबरें ऐसी गर्दिश में थीं कि बारिशों का इम्कान है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सोशल मीडिया पर खबरें गर्म थीं, लेकिन अब आज महकमा मौसमियात ने यह वाज़ेह कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। गर्मी कराची वालों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी और इस महीने में हीट वेव का भी इम्कान है। तो ये सूरत हाल है मौसम की। अब चलते हैं तलहा जतोई के पास। राइट, मौसम का हाल सर इससे आपने जाना। अब बात होगी कुछ हिंदू बरादरी की जिनका एक खूबसूरत त्यौहार होली इस वक्त जारी है और बड़ी तादाद में जश्न मनाया जा रहा है। मौसम बहार के आगाज के साथ ही इस मौके पर लोग एक दूसरे के साथ होली मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जश्न मनाया जाता है। इट्स कहते हैं इवेंट ऑफ कलर्स, रिचुअल है इनका, इनकी रस्म है, इनका रिवाज है। और जो खूबसूरत वजह इसको खूबसूरत बोला जाता है वो ये है कि इसके अंदर बहुत सारे खूबसूरत रंग होते हैं। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां हर मजहब आज़ादी के साथ अपने त्यौहार मनाते हैं, कोई रोकथाम नहीं होती। और सैरिश, आपको भी होली सुना है, बड़ी पसंद है। वाकई तला, इतना मज़े का ये फेस्टिवल होता है कि आप जनाब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है, सारी परेशानियां एक तरफ रख के, स्ट्रेस को एक तरफ रख के आप इंजॉय करते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। डॉक्टर राकेश मोतियानी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वी शुड वेलकम हिम। डॉक्टर राकेश, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत रंग और केक आप लाए हुए हैं, और आपने बोला है पहले सैरिश के मुंह पे मैं रंग लगाऊंगा, फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे केक काटने के बाद। क्या ऐसा ही डॉक्टर राकेश? थैंक यू। आपको होली बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मैं अपनी पूरी हिंदू बिरादरी और पाकिस्तान में रहने वाले पूरे भी जितने भी मेरे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई और बोल चैनल के तसस्से में सबको
होली मुबारकबाद कहूँगा। और मैं ये प्राउडली करता हूँ कि आई एम पाकिस्तानी एंड द लिविंग इन एक आज़ाद मुल्क जहाँ पे हम अपने मजहबी त्यौहार आप लोगों के साथ लाइव मना रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई सर सैरिश को थोड़ा रंग तो लगाए ना सर, कौन सा रंग? नहीं बिल्कुल हम अभी से करेंगे। पहले हम एक दिया जलाएं। दिया जलेगा, एक दिया जलेगा, दिया होता है, ये बहुत जरूरी होते हैं। थोड़ा सा हम डॉक्टर साहब से जान भी थे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि ये मतलब आप लोगों का कल्चर है, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं कि दिया जलाने की खास वजह क्या होती है और ये कब कैसे शुरू हुआ, ये होली का त्यौहार? हिस्ट्री को बैकग्राउंड होली का सर। यस बिल्कुल, ये बेसिकली आज का जो दिन है वो हक और सच की जीत और झूठ और फ्रेब की शिकस्त जो है ना वो उसका दिन है। यहाँ पे एक हमारे जो हिंदुस्तान जो पहले में होता था तो वो वहाँ पे एक महाराज होता था हरनाकश। वो उसने इतनी इबादत की तो वो एक अपने आप को ताकतवर समझने लगा, अपने आप को भगवान समझने लगा। तो उसका एक बेटा था, वो उनका जो लगाव था वो हिंदू धर्म जो था, बुक्स था उनके साथ था। तो उनको पता है कि रियल जो गॉड है, देयर इज ओनली वन गॉड, वो ऊपर वाला है। तो उसने लोगों को बोला कि मेरे फादर जो है ना वो भगवान नहीं है, असल भगवान तो वो ऊपर वाला है, ओनली इज़ अ गॉड। तो इसने बोला कि ये तो मेरा पूरा जो मेरी रियासत में है जिसमें मैं रिट कायम करके बैठा हूँ वो तो मेरी तो तबाह बर्बाद कर देगा। तो इसने एक चाल चली, इसकी बहन थी होलिका, उसके पास एक चादर हुआ करती थी कि वो चादर पहन के वो आग में भी बैठ जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। तो इसने एक प्लान बनाया कि उस भगत जिसका उसके बेटे का नाम था भगत पेलाज, तो उसको एक आग बड़ी जला के उसमें होलिका बैठ गई, उसको पेलाज को अपने साथ बिठाया ताकि वो जल जाए, मैं बाहिफाजत निकल जाऊंगा। लेकिन आपको पता है हक और सच अलग एक होती है। तो खुदा ने जो है ना एक अपना करिश्मा दिखाया। उस दौरान एक तूफ़ान चला, एक हवा चली, तो वो चादर जो है ना वो उड़ के उस भगत पेलाज के ऊपर जाके गिरी और वो जो होलिका थी उस आग में जल के राख हो गई और भगत पेलाज आग से बाहर निकल के आया। तो बाहर निकल के आया तो पूरी रियासत के जो हिंदू बरादरी है वो जश्न मनाए, उसने नारे लगाए कि एक हक और सच की जीत हुई है। तो उनके दौरान उन्होंने अपने मुंह पे पहले ये कलर होते थे, उसने जश्न मनाया। तो असल यही कहानी है। और ये जो दिया जलाया जाता है ये आग है ना जो आग जलाई ना वो उसकी ये थोड़ा सा रिवायती तरीकों से सैरिश थोड़ा मुंह पे लगाना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल, राकेश लगाना चाहते हैं त्योहार की रस्में पूरी, आपको भी लगवाना चाहिए। मैं भी लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। और ये एक जगह पे जो है ना हैप्पी होली, एक पे जो है ना पिंक भी आपको अच्छा लगेगा। जरूरी है सर। और सर पे सर यहाँ पे नहीं एक सर आप भी आ जाए ना, आप भी आ जाए, ये आपके ये इधर अच्छा लगेगा। आप एक अगर मेरे को भी लगा दें सर को भी ऐसे आप ये लीजिए। थैंक यू। बड़ी कंजूसी से लगा रही है सैरिश आप। देखिए वो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं। केक तो काटे। जी बिल्कुल, केक भी हम काटेंगे जनाब। आइए तला, आप भी आए ना साथ में। सर को तो लेकर आए बीच में आप। बिल्कुल आप आए। ऐसे ना जनाब हम लोग हॉगिंग कर रहे हैं। हैप्पी होली जनाब, आपको होली का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको होली का दिन और ऐसे ही जनाब खुशियां मनाते रहें और अपने आपको मुंह मीठा कर दे अपने हाथ से कराएं। आज तो बड़ा दिन है सर। मैं शुगर मरीज हूं। ओके झूठ बोला, ये शुगर के मरीज नहीं था ना आप। होली का नेशनल टीवी पे मुझे झूठा बोल दिया इन्होंने। अल्लाह, वैसे बहुत मजे का है। अच्छा यानी कि बाद में ये इस पर टूट पड़ेंगे, स्क्रीन पे ये डिसेंसी शो कर रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर राकेश से मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। डॉक्टर राकेश, इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ी मुश्किलात हैं, उनके बड़ा मुश्किल वक्त मोदी की वजह से देखना पड़ रहा है और वो हमेशा ये इमेज, ये नैरेटिव पोर्ट्रे करते हैं कि हिंदू बरादरी पाकिस्तान में भी मुश्किल में है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप हमें बताइए डॉक्टर राकेश। सर सच बताएं तो मैं पहले भी मैंने स्टार्ट किया था कि आई फील प्राउडली एक वन हिंदू पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए और ये धरती जो है ना उसके असल वारस हम हैं। क्या बात है।
और हमें पता है, हम ये पूरे दुनिया को मैं आज बताऊं कि हम जिस तरह से यहाँ पे आज़ादी के साथ अपने दिवाली, होली, अपने जितने भी मजहबी त्यौहार हैं वो फैमिली के साथ हम आज़ादाना तौर मनाते हैं और हमें ना कोई तकलीफ़ होती है, ना कोई हमें कभी भी किसी ने ये बोला कि आप हिंदू हैं, आप दूसरे मज़हब के लोग हैं, नेवर एट ऑल। अगर इसका ही एक मिसाल अभी आपके सामने हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देखें इसने भी कलर लगाया, आपने भी कलर लगाया, तो हम मिलजुल के जो है ना एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। मैं इंडिया को भी बताना चाहूँगा और मोदी को भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो इंटरनल जो इश्यूज़ हैं छोटे बहुत हर घर में होते हैं, ये तो कम्युनिटी बेस है, एक रिलीजियस मैटर्स होते हैं, वो हम खुद उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन आप जो एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि भाई यहाँ पे जीने नहीं देते, हर बंदे को पकड़ के उसको फोर्स कन्वर्जन करते हैं, नेवर एट ऑल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मोदी एक फासिस्ट का नाम है। जब से मोदी इंडिया में आया है आपने देखा कि अपने हमारे मुसलमान भाइयों पे इतना जुल्म किया है, वो वहाँ पे एक नफ़रत फैलाई हुई है मोदी ने, तो इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको बुचर ऑफ द गुजरात कहा है। तो ये एक हकीकत है, वो एक सियासतदान नहीं है, वो सियासतदान के रूप में एक नफ़रत का सिंबॉलिक है इस वक्त इंडिया में। तो इंडिया की जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं वो उसको लाइक नहीं करती, ये बदकिस्मती है उन लोगों की, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउडली फील करते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये सारी दुनिया जान चुकी है, अब सोशल मीडिया का दौर है, कुछ ढका छुपा नहीं है कि आप अपने मुल्क में इस तरह जुल्म और बर्बरियत करेंगे और किसी को पता नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे फाइनली आप ये बताइएगा कि आज खुशी का दिन है, आप लोग होली मना रहे हैं, सेलिब्रेशंस का मतलब दिन है, तो आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? रंग तो लगाते हैं, केक भी काटा जाता है, गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं, कैसे दिन गुजरता है? या पार्टी का इनेकाद किया जाता है? नहीं, बिल्कुल ये समझो एक छोटी ईद है, जिस तरह से हमारी बड़ी ईद दिवाली होती है, छोटी ईद होली होती है, इस तरह से पूरे घर की सफाइयाँ हो जाती हैं। शाम को आग लगा के चूल्हा बना के वहाँ पे छोटी छोटी रोटी बनाई जाती है। इसका जो त्यौहार का जो स्टार्ट होता है वो वहाँ से होता है, फिर हम मंदिर जाते हैं वहाँ पूजा। और अब सरिश सितारों की जानिब जाएंगे और उनसा शाह से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल लुनसा, वेलकम टू आवर शो। आज सितारे क्या बता रहे हैं खान साहब के, क्योंकि उनकी जमानत हो नहीं रही और गिरफ्तारी की पूरी कोशिशें चल रही हैं कल से ही। जी उनसा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात ये है कि बिल्कुल आज की जो एनर्जी नजर आ रही है इमरान खान साहब की, वो मैं कार्ड भी शो कर देती हूँ। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, मुझे तो इमरान खान साहब पे जो भी मुकदमात ये लोग बना रहे हैं या चला रहे हैं, वो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इमरान खान साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट है। वो ये कार्ड जो है ना, बड़ा साफ सुथरा फेयर कार्ड होता है, बड़ा सिंसियरिटी का कार्ड होता है, ट्रस्टवर्दी का कार्ड होता है। तो लेकिन जानबूझकर ये साजिशें की जा रही हैं और इमरान खान साहब के लिए मजीद चैलेंजेस जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। तो आगे भी बहुत ज्यादा मुझे चैलेंजेस फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मुश्किलात नजर आ रही हैं खान साहब के लिए आने वाले दिनों में, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं किसी न किसी तरीके से जो है पोस्टपोन हो जाएं या कैंसिल हो जाएं, कोई ना कोई ऐसी चीजें हो, या इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके, नाहिल उनको कोई ना कोई ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना ऐसे केसेस, कोई ऐसी साजिश, कोई ना कोई ऐसी चीजें चल रही हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। सही। अच्छा, तो अभी क्या बोन साहब को नजर आ रहा है, अभी आगे हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन कुछ हलकों का ये भी मानना है कि इलेक्शन तो नहीं होने वाले, कुछ भी हो जाए, तो इलेक्शन होते देख रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इलेक्शन के लिए मैंने लास्ट टाइम भी जो प्रेडिक्ट किया था और आज की एनर्जी भी जो आ रही है, एम्परर का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन और कैंपेन जो है वो जबरदस्त स्टार्ट होगी। यहाँ पर अथॉरिटी जो का कार्ड है वो यही कह रहा है कि जो अथॉरिटीज हैं, जैसे जुडिशरी हो गई या आर्मी हो सकती है, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है,
तो जो बड़ी अथॉरिटीज हैं इसको फेवर करती हुई नजर आ रही हैं, और इलेक्शन मुझे तो मेरे कार्ड्स के जो आज की एनर्जी नजर आ रही है उसके तहत जो है इलेक्शन तो होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, चैलेंजेस बिल्कुल नजर आ रहे हैं, मुश्किलात इसमें बहुत ज्यादा होंगी, रुकावटें होंगी। कोशिश यही की जाएगी किसी न किसी तरीके से हालात खराब किए जाएं और इलेक्शन ना। फाइनली आपने बोला कैंपेन चलेगी जोरों से, तो कैंपेन में इमरान खान शामिल होंगे या गिरफ्तार हो सकते हैं? इमरान खान साहब जो है, देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कार्ड तो नेगेटिव है और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है। तो वही मैंने सैरिश आपको बताया कि बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी करेंगे इमरान खान साहब के लिए, उनको फंसाने की साजिश बिल्कुल होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो कैंपेन का हिस्सा बनते हुए तो नजर आ रहे हैं। चलें, लेट्स सी वो कैंपेन उनके लिए कैसी साबित होगी। थैंक यू सो वेरी मच उनसा फॉर गिविंग अस योर टाइम। हम देती हैं और यकीनन सितारों की हाल, और साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब का। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे शो पे आए, 4 चांद लगाए। एक बार फिर आपको होली बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी हमारा शो पसंद आया होगा। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।